आदाब, मैं अंशु नैथानी हाजिर हूं हिंदुस्तान के सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की। जी हां, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन का आगाज किया है और बेनिफिशरीज में जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी बांटा है। सिकल सेल दरअसल एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें खून की कमी बर्दाश्त नहीं होती है और इससे काफी दर्द होता है और ऑर्गन इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। इसी बीमारी को 2047 तक जड़ से खत्म करने के लिए नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका आगाज प्राइम मिनिस्टर ने 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के जिला शहडोल से किया है। अब हमारी जानने और समझने वाली बात यह है कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है और क्यों होती है ये बीमारी और इससे बचने के तरीके क्या हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। सफदरजंग हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल और लेडी हार्डिंग में मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती। हम आप दोनों का ही इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शेरवाल साहब, आपसे सबसे पहले सवाल पहला यही पूछना चाहेंगे कि एनीमिया के बारे में तो आमतौर पर लोग जानते हैं कि ये खून की कमी से होता है, लेकिन यहाँ हम खास तौर पर बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की, जिसको लेकर हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू कर चुकी है और इसको लेकर वो पूरी तरीके से इसका जड़ से खात्मा करना चाहती है 2047 तक। तो हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस के लिए आप बताएं सिकल सेल एनीमिया ये बीमारी आखिर है क्या। जैसे कि इसका नाम आप अगर देखें, सिकल सेल एनीमिया, सिकल बेसिकली एक जो लेबरर यूज़ करते हैं सिकल या दांती, तो वो उसके सेब के अंदर जो आमतौर पर रेड ब्लड सेल हैं वो राउंड होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिकल सेल साइज के RBCs होते हैं। ये होता कैसे है? ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है और बेसिकली इसके अंदर जेनेटिकल लेवल पर कुछ मिसमैच होता है और जो RBCs हैं वो डिस्टॉर्ट होते हैं और या मिसहैपन होते हैं। उसके कारण जो गोल तरह के RBCs होने चाहिए उससे ये शेप आता है और वो बेसिकली काफ़ी रिजिड होते हैं और काफ़ी स्टिकी होते हैं। साथ में इनकी जो रेड ब्लड सेल का जो मेन पर्पज है वो है ऑक्सीजन को लंग्स से एकत्रित करके वो अपने साथ लेके जाते हैं और शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। लेकिन जो सिकल सेल हैं जो उसके अंदर ये कैपेसिटी कम होती है। दूसरा, इसका जो लाइफ साइकिल है, RBC आमतौर पर 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सिकल सेल केवल 10 से 20 दिन तक ही शरीर के अंदर जिंदा रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं बहुत जल्दी जो है नष्ट होंगे। उसके कारण जो है खून की कमी होगी और जो जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है उनको बहुत जल्दी थकान या फटीग होगी, या अगर उसको टाइमली डायग्नोज नहीं किया तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जिस तरह से आपका ये कई बार जो एक पेन हो सकता है, स्फीयर पेन हो सकता है। पेन का कारण होता है क्योंकि जो ये सिकल सेल हैं ये ब्लड फ्लो को चॉक कर देते हैं या रोक देते हैं। उसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। उसके कारण बहुत स्फीयर दर्द उनको चेस्ट में, एब्डोमेन में, या कई बार जो है इतना ज़्यादा स्फीयर होता है कि उनको स्ट्रोक तक हो सकता है। तो वो बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो इमीडिएटली हमें ये सारे टेस्ट हॉस्पिटल में आजकल करते हैं और बच्चे का स्टेटस सबको पता होना चाहिए कि जेनेटिकली उनका सिकल सेल का क्या स्टेटस है। आमतौर पर ये माँ बाप से बीमारी आती है, इनहेरिटेड डिजीज़ है। और क्योंकि अगर दोनों के अंदर सिकल सेल एनीमिया के ट्रेट हैं तो वो आमतौर पर उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके बच्चों में
सिकल सेल अनीमिया होगा, और वो जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए ताकि उसको हम मैनेज कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि बेसिकली अगर इसको मैनेज किया जाए तो जो है एक लाइफ अच्छी हो सकती है, और कुछ ट्रीटमेंट जो अवेलेबल हैं उससे जो डॉक्टर घनश्याम अभी बताएंगे उससे इनका जो जीवन स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है, लेकिन ये डिजीज़ अवेयरनेस के माध्यम से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया जो बहुत ही सराहनीय है, और इसके अंदर मैं ये जो प्रोग्राम है 0 से 40 साल तक के बच्चों का स्क्रीनिंग होगा। करीब 7 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग इसके अंदर किया जाएगा, और सभी को जेनेटिक कार्ड उपलब्ध होगा, और साथ में अवेयरनेस के बारे में इसके अंदर बताया जाएगा। तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होने वाला है। जी, डॉक्टर पांगती आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर शेरवाल बता रहे थे ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, और इसमें जो पेशेंट है उसको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर ये बीमारी है या नहीं, और वो ना अवेयरनेस नहीं रहने से ये बीमारी आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जिस तरीके से हमारी सरकार इसको लेकर पूरा प्रोग्राम चला रही है, एक मिशन चला रही है, जेनेटिक कार्ड्स भी बांटे गए हैं, तो क्या है ये जेनेटिक कार्ड्स और इससे किस तरीके से इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, जैसे कि अभी डॉक्टर शेरवाल ने बताया कि ये जो हीमोग्लोबिन की डिज़ीज़ है जिसको सिकल सेल डिज़ीज़ कहते हैं, इसमें जो नॉर्मल आरबीसीज़ हैं वो बहुत लचीले होते हैं। जब वो कैपिलरीज जो पतली पतली धमनियाँ होती हैं जिससे हम ब्लड सप्लाई करते हैं अपने टिश्यूज़ को ह्यूमन बॉडी में, उन धमनियों से नॉर्मली ये आरबीसीज़ जो कि बाइकॉन्वेक्स कहते हैं या राउंड तरीके के होते हैं, वो बहुत ही लचीले तरीके से निकल जाते हैं। बट इन सिकल सेल डिजीज़ में इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब भी उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जब भी कोई स्ट्रेस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उस कंडीशन में ये जो सेल्स होते हैं ये सिक्कल का शेप ले लेते हैं, जैसे कि हंसिया कहते हैं या धनाती की तरह, और ये बहुत कठोर हो जाते हैं और ये उन कैपिलरीज में अटक जाते हैं, जिससे कि उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से उस टिश्यू में एनोक्सिया होता है और टिश्यू की डेथ हो सकती है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन म्यूटेशन है जो कि देखा गया है। कुछ एरियाज़ में म्यूटेशन इतना कॉमन है कि 45%, 0 से 45% तक लोगों में ये म्यूटेशन देखा जाता है। ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो शरीर में प्रोटीन बन रहे हैं वो सारे प्रोटीन जीन से बनते हैं, जेनेटिक मेकअप होता है सबका। उसमें एक जीन आता है अपनी माता की तरफ से, दूसरा आता है पिता की तरफ से, तो हस्बैंड वाइफ दोनों के एक एक जीन आता है। इस डिज़ीज़ में अगर दोनों के दोनों जीन डिफेक्टिव आते हैं उनके बच्चे को, तो वो डिज़ीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। इसको होमोजाइगस कहते हैं हम लोग। तो अगर दोनों को इवन अगर हस्बैंड वाइफ को कोई डिजीज़ नहीं है, अगर एक ही जीन डिफेक्टिव है तो उसको हम कैरियर कहते हैं। तो जो HBsAs होता है वो कैरियर फॉर्म होता है। तो दोनों को कैरियर फॉर्म है। तो जो हम टेस्ट करते हैं एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट है जो कि बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है। तो इस टेस्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि आप कैरियर हैं इस डिज़ीज़ के या नहीं है। तो अगर आप कैरियर हैं, जैसे किसी मेल को कैरियर है, अगर उसकी शादी किसी और कैरियर फीमेल से होती है तो चांसेस है कि उनके बच्चों को दिस सिकल सेल डिजीज़ हो सकती है। तो अगर इस रेशियो को देखें, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसमें थोड़ा सा रेशियो डिफरेंट रहता है। अगर उनके 4 बच्चे होते हैं तो 25% चांसेस है कि 4 में से एक बच्चे को पूरा सिकल सेल डिजीज़ हो सकता है, जबकि 25% चांसेस है परम्यूटेशन से कि चौथे बच्चे को नहीं होगा, जबकि 2 बच्चे कैरियर फॉर्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है सरकार ने कि आप जेनेटिक टेस्ट करिए, इंस्टेड की कुंडली देखने की जगह आप एक टेस्ट करिए जिससे कि आपको पता चले कि क्या आप कैरियर तो नहीं है। बिकॉज ये म्यूटेशन बहुत ही कॉमन है। आप सोच सकते हैं 45% लोगों में, कई जगह में 45% लोगों में ये म्यूटेशन है विच में रिमेन एज अ कैरियर। ठीक है, तो अगर संख्या देखें तो कहा जाता है कि लगभग इंडिया में 2 करोड़ लोग ऐसा हो सकता है कि कैरियर फॉर्म में हो। तो हमें जेनेटिक टेस्ट करना बहुत आवश्यक रहेगा और बहुत लाभ होगा इससे। और अगर हम शादी से पहले ये टेस्ट करके चेक कर लें कि ये कहीं कैरियर तो नहीं है ताकि मैनिफेस्ट ना हो डिजीज़, तो हम हो सकता है कि 2047 तक
रियली में इस डिज़ीज़ को ख़त्म कर दें या बहुत कम संख्या कर दें इसको। यानी इसका आसानी से प्रिवेंशन किया जा सकता है, थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। डॉक्टर शेरवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एमपी के शहडोल में ये मिशन है वो शुरू किया है, और जो हमको चीज़ें पता चल रही हैं कि ट्राइबल एरियाज़ में ही ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, इसकी क्या वजह है और कैसे इसको वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, और सोशल अवेयरनेस और इसमें जो हेल्थ सेक्टर है उसका कितना बड़ा रोल होगा? कुछ एक जो ट्रैवल एरिया में हैं कुछ डिजीज़ हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। उनमें से जो ब्लड डिसऑर्डर हैं वो काफ़ी संख्या में ये देखा गया है कि ट्रैवल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा उनका परसेंटेज पाया जाता है। और इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ज़्यादातर उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैं। अभी 278 डिस्ट्रिक्ट जो चुने गए हैं वो सारे जो है ट्रैवल एरिया में हैं। और 3 साल के अंदर, अगले 3 साल में ये सरकार की कोशिश रहेगी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ट्रैवल हैं उनके अंदर स्क्रीनिंग हो और उनका स्टेटस पता लगे और अवेयरनेस हो, एजुकेशन की जाए लोगों को। और साथ में जो उनका कल्चरली जो उनका रहन सहन है या खान पीन है या उनके कल्चरली जो मैरिजेज हैं वो जो है उस पर एक चेक किया जा सकता है और एजुकेशन से वो संभव है। और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के जरिए काफ़ी उसके अंदर सुधार होगा। जी अंशु जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये साइंटिस्टों ने बहुत सोचा कि ये ट्राइबल एरियाज़ में ही क्यों ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे एक इवोल्यूशनरी थ्योरी भी है। भारत के जैसे ट्राइबल एरियाज़ में ही ज़्यादा नहीं है, आप देखें तो ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये सिकल सेल डिजीज़। इसी तरह साउथ अमेरिका में काफ़ी है, मेडिटेरियन एरिया में ग्रीस और इजिप्ट इस एरिया में भी काफ़ी डिजीज़ मिलती है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब थाईलैंड, बैंकॉक, इन सब जगह पे है। इन सब जगह पे एक चीज़ कॉमन है कि बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत घना पेड़ और इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मच्छर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखा गया है कि जिन पेशेंट को, जिन लोगों को सिकल सेल डिजीज़ है, उन लोगों को जो सिवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया है, मलेरिया फैल्सिपेरम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होता है, उनको ये डिजीज़ सिवियर नहीं होती है। क्योंकि जो फैल्सिपेरम मलेरिया है, जब मच्छर आपको काटता है, एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो काटती है, तो जब वो उसके अंदर इन्फेक्शन फैलाती है, स्पोरोजॉइट्स आपके अंदर जाते हैं, तो वो जाके आपके आरबीसीज को ही इन्फेक्ट करती है। बट इस डिजीज़ में क्योंकि आरबीसीज डिफेक्टिव है और वो ठीक से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं जब भी उनमें कोई एक्टिविटी होती है या स्ट्रेस होता है। तो उसमें देखा गया है कि इन लोगों को इवोल्यूशनरी बेनिफिट है, इन लोगों को सिवियर मलेरिया नहीं होता, तो ये लोग इनके डेथ होने के कम चांसेस है फैल्सिपेरम मलेरिया के। अभी तो हमारे पास बहुत सारे इलाज हैं फैल्सिपेरम मलेरिया के, हमारे पास आर्टेमिसिन कंबाइंड थेरेपी है। बट अगर आप सोचें 100,000 साल पहले मलेरिया से बचने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था। तो उस समय में ये सिकल सेल डिजीज़ ने उन लोगों को इवॉल्व होने से और डेथ से बचाया है, तभी ये जाके डिजीज़ में भी डेवलप हुई है। और अब क्योंकि मलेरिया और सब ट्रीटमेंट कंट्रोल में आ गई है, तो ये जो म्यूटेशन इन ह्यूमंस में देखा गया है वो अब इन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसको कि हम प्रिवेंशन से रोक सकते हैं। जी डॉक्टर शेरवाल, अगर बात करें तो यहाँ पर एक सोशल अवेयरनेस और लार्जली एक अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। यानी लोगों को इस तरह से सामने लाना कि वो स्क्रीनिंग के लिए तैयार हों, फिर अपना कार्ड बनाने के लिए तैयार हो, और इसको लेकर वो एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर जो अपनी शादी करते हैं तो उसमें ज़रूर इसकी जुम्में करें। तो किस तरह से पूरे हेल्थ सेक्टर का आप रोल देखते हैं और सोशल अवेयरनेस भी कितनी ज़रूरी है इसमें? अभी आपने जो 1 जुलाई को शहडोल की बात की है, प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, उसके अंदर केवल प्रोग्राम एलिमिनेशन प्रोग्राम की ही जो है उस दिन नींव नहीं रखी गई, बल्कि गाइडलाइन भी बनाई है। और गाइडलाइन में दोनों स्टेक होल्डर, एक हेल्थ केयर वर्कर जो राइट फ्रॉम द लोअर ग्रेड टू डॉक्टर्स, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे हमारे पैरामेडिक्स हों, जो भी पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हैं या काउंसलर हैं, केयर गिवर हैं, साथ में जो उनकी फैमिली है, उनके टीचर्स हैं,
या एनजीओज हैं, उन सब के लिए भी गाइडलाइन बनाई गई हैं और मॉड्यूल बनाए गए हैं ताकि वो जो ट्रेनिंग रेगुलरली किया जाए और उनको उसका लाभ मिले और सभी हेल्थ केयर वर्कर इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करें और सभी को ये मैसेज दिया जाए कि ये प्रोग्राम अगले 3 साल बहुत एक्टिवली चलेगा और बेसिक एम ये है कि 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि उस वक्त जो है ये सिकल सेल अनीमिया भारत से एलिमिनेट हो, और मुझे लगता है कि बहुत ही नोबल वो है और हम इसमें सफल होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इतने बड़े लेवल से इसकी शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग होगी और इसमें और ज़्यादा लोगों को ऐड किया जाएगा, तो बहुत एक बेहतरीन कोशिश है कि इस बीमारी को जड़ से ही ख़त्म किया जाए। लेकिन यहाँ हम डॉक्टर पांगती आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि जन्म के समय ही ये टेस्ट हो जाने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, और मैट्रिमोनी के समय यानी कि शादी के समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक जेनेटिक कार्ड को ज़रूर मिलाएं। तो यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है ये पूरी तरह क्योर तो नहीं हो सकती, लेकिन ज़रूर लोग इसको जानें कि ये बीमारी किस तरीके से एक आम इंसान को, एक चलते फिरते इंसान को क्रिपल कर सकती है, जिससे वो ये जाने कि इसको कंट्रोल करना और आगे जेनेटिक कार्ड बनाना और अपनी जनरेशन को बचाना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर पांगती आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ अंशु जी, ये जेनेटिक कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बट आपको जैसे डॉक्टर शेरवाल ने बताया कुंडली की जगह हमें ये जेनेटिक कार्ड से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बट इसका एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहेगी सोशल स्टिग्मा की। हमारे यहाँ जैसे शादी में कुंडली में इतने इशू हो जाते हैं, अगर किसी का पता चल जाए कि ये कैरियर है, इसके अंदर एक जीन डिफेक्टिव है, तो उसको शादी करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट बिकॉज इस डिज़ीज़ जो कि बहुत क्रिपलिंग है, आपने जैसे बताया, इसमें ये डिज़ीज़ बच्चों में शुरू होती है, जैसे जेनेटिक डिज़ीज़ है, शुरू के 5 महीने में नहीं पता चलता है। 5वें महीने के बाद जब हीमोग्लोबिन F एडल्ट हीमोग्लोबिन A में कन्वर्ट होता है, तब आपको ये डिज़ीज़ मैनिफेस्टेशन की तरह आती है, जिसमें कि बच्चा ठीक से एनीमिया की, खून की कमी की शिकायत होगी, उसको पेन होगा तो वो ठीक से दूध नहीं पिएगा, ठीक से फीड नहीं करेगा, और लॉन्ग टर्म में रिपीटेड एडमिशन होंगे, कई बार उसको इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं। तो बहुत ही क्रिपलिंग डिजीज़ है, तो इसका प्रिवेंशन ही असली इलाज है। आप इसको रोक लें तो बेटर है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि अब साइंस इतना आगे चला गया है कि आप एक कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग होती है, जिसमें कि आप अपने अंदर, जब आपके अंदर बच्चा पेट में है माता के, उसके अंदर भी टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आप बच्चे को सिकल सेल डिजीज़ तो नहीं है। तो इतनी साइंस आगे बढ़ चुका है, लेकिन आपको प्रिवेंशन ही इसका सबसे बढ़िया इलाज है। तो इस तरह का अगर हम टेस्ट कर लें, और सरकार आपकी हेल्प कर रही है कि आप फ्री में टेस्ट कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि ये शुरुआत उन जगहों से हो रही है जहाँ पर कि ये डिज़ीज़ ज़्यादा प्रिवलेंट है, जहाँ पर कि ज़्यादा डिज़ीज़ है। तो इस तरह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, और मेरे ख्याल से अगर हम सब मिल के चलें, कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलें, सोशल वर्कर से लेके डॉक्टर्स एज वेल एज सारे मीडिया, अगर सब एक साथ चले तो हम इस डिज़ीज़ को बिल्कुल कंट्रोल में ला सकते हैं। जी डॉक्टर शेरवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स की तो बात अभी बताई डॉक्टर पांगती ने, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह से क्योर तो नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार बहुत इनिशिएटिव ले रही है, आयुष्मान कार्ड जो लोगों के पास हैं तो इलाज के लिए अब उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर इसका इलाज, जैसे कि एक पेशेंट को ये है तो उसे पूरी उम्र भर कराना पड़ता होगा, तो किस तरह से इलाज इसका होता है और कैसे इसे कंट्रोल किया जाता है? इसका इलाज एक तो सिम्टोमेटिक है, जब भी जिसको सिकल सेल एनीमिया है, जब प्रॉब्लम होगी तो तुरंत उसको मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है, और इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका इलाज एक तो सिम्टोमेटिक है, या पेन किलर दिए जाते हैं, या कई बार नारकोटिक्स भी देते हैं, और कई बार जो है जो रूटीन में जो मेडिसिन है उनको विटामिन्स और जो मेडिसिन है, स्पोर्ट मेडिसिन, वो दे सकते हैं। और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन ना हो, वो पेनिसिलिन जो है एडवोकेटेड है। और साथ में हमें जो है इसको अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट या
आमतौर पर जब जो ब्लड की कमी होती है तो ब्लड दिया जाता है टाइम टू टाइम, और आजकल ब्लड उसके लिए स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होने लगा है, और उससे काफ़ी अच्छे परिणाम आते हैं। और साथ में इसको हॉस्पिटल में जब आते हैं तो आजकल एक अल्ट्रासाउंड से हम पता कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं या जिनको सिकल सेल है उनको स्ट्रोक के ज़्यादा चांस या कोई चांस तो नहीं है, तो उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। वो बहुत स्वेयर कॉम्प्लिकेशन है सिकल सेल एनीमिया की। तो इस तरह से जो है ना, हमें बेसिकली माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि जैसे ही डायग्नोसिस होए तो अब उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर और उस बच्चे को साइकोलॉजिकली मेंटल जो काउंसलिंग है, एक सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत है, वो उसको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग कोई भी डिजीज़ अगर किसी भी व्यक्ति को हो तो आपको मेंटली उसको उसके लिए तैयार करना होगा कि आप जो है क्या बीमारी से ग्रस्त हैं और इसका कैसे कैसे इलाज या कैसे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं विद सम सपोर्ट मेडिसिन के साथ, या बेसिकली टाइप ऑफ लाइफ आपकी दूसरों के कंपैरिजन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, तो वो ध्यान देना पड़ेगा कि एग्रेसिव एक्सरसाइज या तेज़ भागना या जहाँ आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सरसाइज बंद कर दें, लेकिन उतनी करें जो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत ध्यान रख रहा है, और मेडिसिन, सिम्टोमेटिक मेडिसिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और अगर पॉसिबल है तो आप किसी भी सेंटर पे जाके वो एग्जामिन करा सकते हैं उनको उसके स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी के लिए और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। डॉक्टर शेरवाल, डॉक्टर पांगती, आप दोनों का ही बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पर इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, बहुत बहुत थैंक यू। और हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।